मालू की चंगू से नई नई शादी हुई थी। चंगू का गांव में एकमात्र मेडिकल स्टोर था। गांव के सभी लोग वहीं से दवाइयां खरीदते थे। कुछ लोग मेडिकल न जाकर चंगू के घर पर ही दवाई का पर्चा लेकर आ जाते। चंगू की बहू, ओ चंगू की बहू। हाँ माँ जी। चंगू घर पर ही है। मुझे अपने घुटनों के दर्द की दवा मंगानी थी। ये पैसे और पर्ची उसे दे देना। बस बहुत बनी रहो, घर पर बहुत काम पड़ा है। चंगू से कह देना शाम को लौटते समय दवाइयाँ लाना ना भूले। दर्द से बहुत परेशान हूँ। चंगू की पूरे गांव में एक ईमानदार सरल स्वभाव के लड़के के रूप में पहचान थी। मेडिकल पर बहुत सारे अनपढ़ लोग भी दवा खरीदने आते थे, लेकिन चंगू ने आज तक 1 रुपए की बेईमानी नहीं की थी। उसी समय दुनिया में कोविड-19 नाम की महामारी फैलनी शुरू हुई। हालांकि बीमारी की खबर अभी गांव तक नहीं पहुंची थी। एक बार जब चंगू रात में मेडिकल बंद करके घर जाने ही वाला था, तभी उसके पास एक आदमी आता है। दोस्त, क्या तुमने महामारी के बारे में सुना? महामारी? कैसी महामारी? अखबार वगैरह पढ़ते हो या नहीं? पूरे देश में कोविड-19 महामारी फैली हुई है। जल्द ही महामारी तुम्हारे गांव तक भी पहुंच जाएगी। तुम कौन हो और ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मेरा नाम गोपीनाथ है। देखो, ऐसा है, महामारी के कारण मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड अचानक से बढ़ने वाली है। चाइना में भी ऐसा ही हुआ था। मैं तुम्हें मास्क और सैनिटाइजर बहुत सस्ते में दे सकता हूँ। तुम उन्हें गांव में ऊंचे दामों पर बेचना। लेकिन जब तुम मुझे सस्ते दामों में दे रहे हो, तो मैं सब गांव वालों को भी सस्ते दामों में ही क्यों न बेचूं? अरे भाई, तुम बहुत भोले हो। ओरिजिनल सैनिटाइजर और मास्क महंगे ही बिकते हैं। मैं सस्ते दामों में दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी में काम करता हूँ। वहां से मैं 10-12 लीटर सैनिटाइजर हर महीने चुराता हूँ और फिर उन्हें छोटे छोटे डिब्बे में पैक करके डायरेक्ट मेडिकल वालों को भेज देता हूँ। और मेरा एक दोस्त मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। वो भी मेरी तरह मास्क चुरा कर बेचता है। बीमारी के समय मजबूरी में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर खरीदने ही पड़ेंगे। उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर तुम कुछ ही दिनों में लाखों कमा सकते हो। वैसे भी इस गरीबी की जिंदगी में तुम्हें क्या मिल रहा है? पैसा कमाओ, ऐश करो, बड़ा मकान बनाओ, कार खरीदो। गोपीनाथ चंगू को बड़े बड़े सपने दिखाकर उसका दिमाग भर देता है। वो चंगू को मास्क और सैनिटाइजर बेच देता है। कुछ दिनों बाद महामारी का डर गांव में भी फैलने लगा। लोग चंगू की दुकान पर सैनिटाइजर और मास्क खरीदने आने लगते हैं। चंगू चोरी के माल को ऊंचे दामों में गांव वालों को बेचने लगा। पहले के मुकाबले चंगू का धंधा 4 गुना हो गया। एक रात वो अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे नए कपड़े और खूब सारा खाने पीने का सामान लेकर पहुंचता है। आज आपने अचानक इतना खर्चा क्यों कर दिया? क्योंकि हम बहुत ही जल्द अमीर होने वाले हैं। चंगू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो आदमी मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी कर रहा है। आप उससे माल ना ही खरीदे तो बेहतर होगा। और फिर लोगों की मजबूरी का इस तरह फायदा उठाना ठीक नहीं। तुम्हें पता नहीं है, मैंने अपना पूरा बचपन गरीबी में बिताया है। अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनकर ही रहूंगा। चंगू ने गोपीनाथ से माल खरीदना जारी रखा। एक दिन गोपीनाथ चंगू से बोला, अब तुम 10 से 12 दिनों के लिए सैनिटाइजर और मास्क जमा करके रखो।
कोई ग्राहक आए तो उससे कह दो माल नहीं आया है। मतलब जमाखोरी? हाँ, लेकिन जमाखोरी करना गैर कानूनी है। अमीर बनना है या नहीं, वैसे भी यहाँ कौन चेक करने आ रहा है? चंगू अब जमाखोरी भी शुरू कर देता है। अब वो ग्राहकों से सैनिटाइजर के लिए मना कर देता और सप्ताह में केवल एक दिन माल बेचता। एक ही दिन में उसकी लाखों की बिक्री हो जाती। लोग लाइन लगाकर मास्क और सैनिटाइजर मिलने का इंतजार करते। एक दिन गोपीनाथ चंगू से आकर बोला, देखो भाई, अब मैं माल यहाँ नहीं ला पाऊंगा। कंपनी को पता चल गया है उसका माल चोरी हो रहा है। अब तुम्हें चोर बाजार आकर माल खरीदना होगा। इसमें कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं हूँ ना। मालू चंगू को चोर बाजार जाने से मना करती है, लेकिन चंगू नहीं मानता। वो गोपीनाथ के साथ चोर बाजार में जाता है। इतनी बड़ी मात्रा में सैनिटाइजर मास्क देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इतना सारा माल, ये सब चोरी का है? हाँ, बहुत सामान चोरी का है। बाकी माल जमाखोरों का भी है। जमाखोरी करने वाले पुलिस से छुपाने के लिए माल अपने गोदामों में छुपा कर रखते हैं और वहाँ से हम लोग माल चुरा लेते हैं। चंगू वहाँ से चोरी का सस्ता माल खरीद कर ले आता है और अपने गांव में बेचता है। इस तरह मास्क और सैनिटाइजर की काला बाजारी से चंगू खूब पैसे कमाता है। जल्द ही वो एक बड़ा मकान और कार खरीद लेता है। देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की वजह से आज हम गांव में सबसे अमीर बन गए हैं। तभी एक दिन अचानक गांव में पुलिस का छापा पड़ जाता है। पुलिस गांव वालों को चोरी के सैनिटाइजर इस्तेमाल करते देख लेती है। इतनी महंगी कंपनी का सैनिटाइजर तुम्हारे पास कहाँ से आया? हमें नहीं पता साहब, हमने तो पूरी कीमत चुकाकर चंगू के मेडिकल से खरीदा है। पुलिस चंगू के घर और मेडिकल पर छापा मारती है और चोरी का माल पकड़ लेती है। पुलिस पूरे गांव के सामने चंगू को पकड़कर ले जाती है और सारा सच उगलवा लेती है। गोपीनाथ भी पकड़ा जाता है। चंगू को 1 करोड़ का जुर्माना चुकाना पड़ता है, तब वो जेल से छूट पाता है। मुझे माफ कर देना मालू, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। मैंने तो काला बाजारी से कमाया था, वो तो गया ही, साथ में मैंने जो अपनी ईमानदारी से कमाया था वो भी गया। इस तरह लालच के कारण चंगू का पैसा तो गया ही, इज्जत भी गई, जो कि सबसे बड़ी चीज होती है। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। नानकपुर गांव में करिश्मा और आरव अपने पिताजी के साथ रहते थे। उनके पिताजी टीबी के मरीज थे। वे दिन भर खटिया पर पड़े रहते। करिश्मा का 2 मंजिला मकान था। नीचे के फ्लोर पर वे लोग रहते थे और ऊपर किराएदार। उनके घर कोई कमाने वाला तो था नहीं, इसीलिए किराए से ही उनके घर का खर्चा चलता था। करिश्मा आरव के घर पर श्यामलाल नाम का किराएदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। श्यामलाल की नजर करिश्मा आरव के मकान पर थी। पता नहीं ये मकान मालिक बुढ़ा कब मरेगा, इसके मरते ही हम इस मकान पर अपना दावा कर देंगे। लेकिन इसके 2 शैतान बच्चे भी तो हैं। अरे बच्चों की कौन सुनेगा, मैंने मानव तस्करों से बात की है, इन दोनों को बेच देंगे। और गांव वाले पूछेंगे तो? गांव वालों से कह देंगे कि लड़की एक लड़के के साथ भाग गई और लड़का एक लड़की के साथ भाग गया। कैसे भी ये बुढ़ा मर जाए तो मकान अपना। गांव में एक अमीर परिवार रहता था, जिसके सदस्यों का विदेश में आना जाना था। उनके घर का एक आदमी अमेरिका से 2 सफेद चूहे लाया था। चूहों में कोरोना बीमारी के कीटाणु थे। कुछ दिन बाद जब वो चूहे मर गए तो उन्हें ऐसे ही खुले में फेंक दिया गया। जिन लोगों के भी उन चूहों पर पैर पड़े वे कोरोना से ग्रसित हो गए। जल्दी ही बीमारी पूरे गांव में फैलने लगी।
करिश्मा आरव के पिता पहले ही टीबी के मरीज थे। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण कोरोना ने उन्हें भी चपेट में ले लिया। आरव और करिश्मा के ऊपर भी बीमारी की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि वे अपने पिताजी को खाना और दवा खिलाते थे। आरव पिताजी के डॉक्टर को बुलाकर लाया। अपने पिताजी को खाना और दवा खिलाने के बाद तुम दोनों अपने हाथों में सैनिटाइजर जरूर लगाना, वरना बीमारी तुम्हारे अंदर भी पहुंच सकती है। आरव तुरंत मेडिकल से सैनिटाइजर लेने जाता है। किराएदार श्यामलाल डॉक्टर की सारी बात सुन लेता है। अब हमें बस इतना करना है कि रोजाना इनका सैनिटाइजर चुरा लेना है, फिर ये दोनों बच्चे भी बीमारी से मर जाएंगे। श्यामलाल रात में चुपके से नीचे जाता और करिश्मा और चिंटू का सैनिटाइजर चुरा लेता है। अगले दिन आरव ने देखा कि सैनिटाइजर गायब है। करिश्मा, तू सैनिटाइजर का डिब्बा खा गई क्या? कहीं नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है तो दूसरा सैनिटाइजर ले आ। आरव फिर से मेडिकल जाकर नया सैनिटाइजर लेकर आता है, लेकिन अगले दिन सैनिटाइजर फिर गायब हो जाता है। ऐसा 3-4 दिनों तक लगातार होता रहा। एक दिन करिश्मा श्यामलाल के पास किराया मांगने गई। अंकल, किराया दे दीजिए, पापा की दवाइयाँ और सैनिटाइजर लाना है। श्यामलाल बीमार होने का दिखावा करने लगा। बेटा, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इस बार किराया नहीं दे पाऊंगा, अगली बार ले जाना। वो अपने पिता को खाना और दवाइयाँ भी नहीं खिला पा रहे थे, क्योंकि उनके पास सैनिटाइजर भी नहीं था। दोनों भाई बहनों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोनों गांव के पुराने कुएं के पास बैठकर रोने लगे। कुएं में से एक जिन्न बाहर निकलता है। क्या हुआ? तुम दोनों क्यों रो रहे हो? हमारे पिता बीमार हैं, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं है। अगर हम अपने पिता को खाना या दवा खिलाने के बाद हाथों में सैनिटाइजर नहीं लगाते तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। जिन दोनों को एक जादुई सैनिटाइजर देता है। बस इतनी सी बात, ये लो, ये जादुई सैनिटाइजर ले जाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा। करिश्मा और आरव खुश होकर घर पहुंचते हैं। पिताजी, देखिए हमें क्या मिला है, जादुई सैनिटाइजर। पिताजी कोई जवाब नहीं देते। दोनों बच्चों के पिता कोरोना से दम तोड़ चुके थे। उस रात भयानक बारिश हुई। बीमारी की वजह से कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। करिश्मा और आरव अकेले ही भरी बरसात में अपने पिता को दफना कर आते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो श्यामलाल 2 मानव तस्करों के साथ घर के बाहर खड़ा था। ले जाओ इन दोनों को। गुंडे करिश्मा और आरव को कंधे पर उठाकर ले जाने लगते हैं। जब वे उन्हें लेकर जंगल में पहुंचते हैं तो आरव पेड़ से एक लकड़ी तोड़कर दोनों बदमाशों के सिर पर मार देता है। दोनों बदमाश बेहोश हो जाते हैं। करिश्मा और आरव जंगल से भागते हैं। वे तब तक भागते रहते हैं जब तक दिन नहीं निकल आता। जादुई सैनिटाइजर अभी भी आरव की जेब में था। अब हम घर वापस तो नहीं जा सकते, श्यामलाल हमें मार डालेगा। मेरे पास एक आइडिया है। बीमारी फैली होने के कारण इस समय सैनिटाइजर की बहुत डिमांड है और हमारे पास एक ऐसा सैनिटाइजर है जो कभी खत्म नहीं होगा। हम इस जादुई सैनिटाइजर से निकालकर सैनिटाइजर को छोटी छोटी बोतलों में भरेंगे और सस्ते दामों में बेचेंगे। अच्छा आइडिया है। आरव और करिश्मा पड़ोस के गांव में पहुंचकर सैनिटाइजर बेचना शुरू कर देते हैं। बीमारी फैली होने की वजह से सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज्यादा थी। लोगों ने आरव और करिश्मा का सैनिटाइजर हाथों हाथ ले लिया। कुछ ही समय में उनके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। वे दोनों 5 साल तक किसी तरह पैसे कमाते रहे। अब वे बच्चे नहीं रह गए थे, बड़े हो चुके थे। कोरोना महामारी भी खत्म हो चुकी थी। अब वक्त आ गया है, हम अपना पुराना घर श्यामलाल से वापस ले लें। आरव और करिश्मा
पुलिस को लेकर अपने पुराने घर पहुंचते हैं। श्यामलाल मकान देने से इनकार कर देता है, तो वो दोनों कोर्ट जाकर श्यामलाल के खिलाफ केस दायर करते हैं और केस जीत जाते हैं। श्यामलाल को मकान खाली करना पड़ता है। किसी ने ठीक ही कहा है, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है।